Namaskar viewers. Today I am more nervous than excited क्योंकि आज जिस अचीवर के साथ मैं गप्पे करने वाली हूँ वो एक तो है बिहार से और दूसरा उनकी जो एक जर्नी रही है जिसे हम बोलते हैं जीरो टू हेवन। एकदम बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों के संघर्ष के बाद आज उन्होंने जिस मकाम को हासिल किया है वो सचमुच सराहनीय और एप्रिशिएटेड है। और इनका ये जो बचपन से लेकर अब तक का जो एक जर्नी रहा है उसके बारे में आज हम जानेंगे और कितनी प्रेरणादायी इनकी ये पूरी जर्नी रही है ये हम जब बात करेंगे आपको पता चलेगा। और साथ साथ में आगे इनकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं और अभी इन्हें क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी हँस-हँस के सारी चीज़ों का सामना कर रही है और खूब सुंदर तरीके से अपना दायित्व निभा रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं सहृदय अपने विवाह के फोरम पर, प्लेटफॉर्म पर ज्योति दीदी का स्वागत करना चाहूंगी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो ज्योति दीदी, ये तो बताइए कि अभी आप किस प्रदेश की एमएलए है इन दिनों? जी, मैं बिहार प्रदेश की एमएलए हूँ। और कौन से? और बिहार गया जिला है। हाँ गया जिला में ही जी विधानसभा है, बाराचट्टी विधानसभा, जी। जो झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है। वहीं की मैं एमएलए हूँ और मैं यहीं से दूसरी बार एमएलए बने हो। ठीक ठीक। 2010 से 15 तक रही है। उसके बाद 20 का जो चुनाव हुआ उसमें मैं जीती हूँ। जी, उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बताइए कि माता पिता की जो पृष्ठभूमि थी वो क्या थी, कैसे शुरुआत हुई है आपकी बचपन की? तो दीदी, मैं सबसे पहले, मेरे पिताजी का नाम रोहन मांझी था। जी। रोहन मांझी हम्म। रोहन मांझी था और मेरी माँ का नाम श्रीमती जतरनी देवी था। मेरा घर गया जिला के प्रखंड बाराचट्टी का ही एक पंचायत है, पतलूका पंचायत। उसी का एक टोला है भेड़िया, ग्राम का नाम भेड़िया है। उसी में मेरा जन्म हुआ। मेरे माता पिता बंधुआ मजदूर थे। उनका पेशा था लकड़ी काटना, बांस काटना और बाजार में बेचना और उसी से ही भरण पोषण करना। उसी दरमियान मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो मेरा भी जन्म वही हुआ। और जैसा कि मेरे माता पिता ने बताया कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन घर में कुछ भी खाने को नहीं था। जंगल से एक, देखते होंगे किनारा किनारा में एक धान के जैसा कुछ रहता है और बहुत बड़ा सूंड सूंड वाला धान उगता है जंगली। तो वही लोग उस गांव में लोग अधिकांश लोग लाते थे और उसी को कूट कर खाते थे। तो माँ बताती थी कि जब तुम्हारा जन्म हुआ, नानी बताई कि तुम्हारा जब जन्म हुआ तो उस समय प्रसव के बाद वो काफी ठंडा चावल होता था, तो प्रसव के बाद वो चावल माँ को खिलाया गया तो माँ बहुत जोर बीमार पड़ गई और एकदम मरणासन स्थिति में हो गए। मैं अपने को बहुत दुर्भाग्यवान समझती हूँ कि मेरे न माता पिता के, मेरे ना नाना नानी थे न दादा दादी थे। ये संघर्ष माँ पिता को ही करना था। तो एक मेरी नानी की बहन थी, वो हमारे ही विधानसभा की एक मोहनपुर प्रखंड की एक गोपाल केड़ा पंचायत, गोपाल केड़ा गांव में मेरी नानी की बहन रहती थी। तो ये स्थिति सुनकर वो हम सबको ले आए अपने घर। उस समय मेरी उम्र 20 दिन की हुई होगी, जिसको गांव में कहते हैं 20 तौरी पूर्णा। तो 20 दिन के ही दरमियान हम सबको अपने नानी के यहाँ चले आए और बाराचट्टी छूट गया, बाराचट्टी का गांव छूट गया।
और मैं वहीं पर हमारे लालन पालन हुई, वहीं पर पढ़ाई अच्छी स्थिति नहीं थी नहीं थी, कि हाँ। जिससे वो अच्छी कर सके और अपना भरण पोषण कर सके। जी। तो वहाँ एक मठ था, हाँ हाँ। वहाँ एक मठ था, महंत का मठ था। जी। तो वहाँ के उस गांव के और उसके इर्द गिर्द के लोगों को हम्म। पर मजदूरी करना था, अच्छा। तो और उसी से मतलब काम करना था। तो मेरी नानी ने हम्म। महंत से आग्रह की कि मेरी बेटी आई हुई है, इसका छोटा वो बच्चा है और ये बीमार पड़ गई, इसको लेकर आए हैं, इनको काम दीजिए। तो महंत बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे पिताजी को वहां पर बंधुआ मजदूर बना लिया और वहीं पर उनका भरण वहीं पर वो काम करना शुरू किए जी। और वहीं पर हम पले बढ़े। और कुछ दिन के बाद माँ भी वही काम करने लग गई। जी। और उस दरमियान काफी मतलब संकट में हाँ। मेरे माता पिता रहते थे जी। और बहुत मुश्किल से खाना वगैरह। उस समय की ये स्थिति हम जब देखते हैं तो जब हम कुछ बड़े होते चल गए, जब अक्ल में जब बढ़ती गई, तो वहाँ के लोगों का जीना बहुत मुश्किल लगा, बहुत दिक्कत में लोग जीते। 4 साल 5 साल के जब हो गए जी। तो बचपन में सभी लोग मतलब वहाँ के बच्चे वगैरह सारे लोग जाते थे अपना जंगल का जो बरगद का पेड़ का फल हुआ, जी। पीपल का फल हुआ, जी। क्या कहते हैं, साग का फल हुआ, ये जी। सब जंगली जो कंद मूल थे हम्म। तो अधिकांश लोग लाकर खाते और उसी से जीवन यापन करते थे। जी। क्योंकि मठ भी थी तो काम इतने सारे लोग करते थे कि मजदूरी पर्याप्त नहीं घर हाँ। चलाने लायक मजदूरी पर्याप्त नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बहुत ही मुश्किल हो रही थी। और हम कोई भी काम में जब अकेले हुआ 3 साल 4 साल के हो गए तो अपने माता पिता के साथ हाथ बटाना शुरू किया और जो भी हम फल फूल चुन कर लाते थे हम लोग सब परिवार बैठकर उसको खाते थे। जी। और अनाज नाम का बहुत दिन पर कभी कभी चावल आता था, हाँ। आटा आता था, हम्म। ये सारा चीज होता था। हम्म। क्योंकि उस समय अकाल का कुछ असर था, हाँ। ये उस समय बहुत ही मुश्किल होती थी। दुर्भाग्य ये था कि मैडम उस समय वहां के लोग ये भी होता था कि जानवर जब मर जाता था तो सब लोग जंगल की ओर जाते थे और जो भी वहाँ जो एक महार जाति के लोग रहते थे सबको जी। टुकड़े टुकड़े में मांस वगैरह देता था। कभी मौका मिला हम भी 2 4 बार उसको ला कर घर में दिए और खाए। बहुत हाँ, कठिन स्थिति, बहुत कठिन परिस्थिति, सही बात है। ये बचपन मेरा ये बचपन रहा। हम्म। दीदी। बहुत संघर्षपूर्ण रहा सच्ची में और हम देखते हैं, हम आपको बताते हैं, सच बता रहे हैं कि अभी भी हम जो लोग दूसरे राज्यों में हैं और एक अलग जीवन बिता रहे हैं, उन्हें मैं दर्शकों से भी ये बात कहना चाहूंगी कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो गांव के लोग हैं, या मैं कहूंगी कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका जीवन सचमुच बहुत ही संघर्षमय है और बहुत ही कठिन समस्याओं से उनको आज भी जूझना पड़ रहा है। आज भी बहुत ज्यादा स्थिति उनकी में सुधार नहीं आया है। अच्छा, तो फिर शिक्षा की शुरुआत कब हुई? दीदी जब मैं 5 वर्ष की हो गई जी। तो अचानक एक दिन 5 7 लोग मेरे घर आए अच्छा। और मेरे माता पिता से उन्होंने कहा, क्योंकि उस गांव के बगल में एक आश्रम था, हाँ। वो गांधी विनोबा जी के स्कूल था। बापू और ग्राम। नहीं नहीं, नहीं। हाँ ये बगहा बगहा कहते हैं, ये मरेही विधानसभा में मोहनपुर अच्छा। प्रखंड अंतर्गत है। अच्छा। और वहीं पर एक आश्रम था, हम्म। उस समन्वय विकास विद्यालय बगहा उसको कहा जाता था। अच्छा। उनका 3 ब्रांच था, हम्म। एक लोधवे में था जो फतेहपुर प्रखंड में है ठीक है। और एक बोधगया में था। ये 3 ब्रांच था वहां पर। अच्छा। अच्छा। तो हमें लाया गया हम्म। और तो 7 लोग गए तो मेरे माता पिता से उन्होंने चर्चा किया कि मैं आपकी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ, हम्म। मैं आपकी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। हम्म। तो मेरे माता माता पिता ने कहा कि बहुत अच्छा बात है, हमारी बेटी पढ़ेगी तो बहुत अच्छा है।
तो माँ हमको खोज कर लाई, कहीं खेल रहे थे तो खोज कर लाई। तो माँ बोली कि तुम देखो ये लोग आए हैं तो तुम जाओ पढ़ने के लिए। तो हम माँ को बोले कि हम ना जी, मग्गी में हम लोग बोलते हैं, तो कहे माँ ना हम ना जी वो पढ़े, हमरा पहने ना कुछ है। तो क्या कि पेट पर फटा हुआ था पूरा, एक फ्रॉक था, उस समय एक ही फ्रॉक था मेरे जी पास। जी 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 तो पेट पर फटा हुआ था, उसका बहुत दिन तक आश्रम वालों ने एक रिकॉर्ड रखा था। उस जो बच्चे बहाल होते थे वहां पर जी 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 पढ़ने के जी लिए आते थे, जी मेमोरी के लिए उन्होंने फोटो रखा था। तो मैं देखी कि पेट पर फटा हुआ है, तो मेरी माँ जो थी गेंदरा वाला सुई से जैसे तैसे करके टाक करके इस तरह से बांध करके हमें, सिल दी। तो हमारे जो साथ थे उसमें से एक एक जो भाई थे, वो एक बहन थी और एक भाई थे, उन्होंने गोद उठा लिया और गोद में ही हमको आश्रम ले गए। तो मुझे जब पता चला, तो जिन्होंने हमें गोद उठाया था, तो वो हमारे गोद लेकर हमारे सारे पढ़ाई की खर्चा उन्होंने उठाया था। और वहां ले जा करके हमें हमारे साथ करीब 17 लड़कियां गई थी उस गांव से। तो 17 लड़कियां गई थी, तो 17 लड़कियों में मास्टर शुरू शुरू में इतना मारा, सबके हाथ पर गिनती गिना रहा था, इतना मारा, किसी का हाथ लाल हो गया, किसी का कुछ लाल हो गया। हमको भी मारा, हम भी भाग गए, हम भी अपना घर छोड़ वहां भाग गए आश्रम से। तो जब भाग गए तो मास्टर लोग पीछे पीछे गए। तो मैं हम बाबूजी को बताया कि बाबूजी हम ना जी वो पढ़े से बहुत मारता है मास्टर। तब बाबूजी मेरे मैं हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। जब अरे तक वाह। मैं खाकर नहीं आती थी तो वो नहीं खाते थे, हाँ। तो बहुत प्यार करते थे माँ पिताजी। उसके बाद बाबूजी बोले कि नहीं, तुमको वहीं मरना है, तुमको घर यहाँ जगह नहीं है, तुमको वहीं जाना है। हम्म। तो उधर से मास्टर मारता था, इधर से बाबूजी बाबूजी खदेड़ते थे। भाग, हाँ। बाबूजी माँ को बोल दिए कि तुमको पिटाई लगेगी, इसको खाना दी। तो पिताजी ने मेरी माँ डर से, पिताजी के डर से हमको खाना नहीं देने लगे। और फिर हमने ठान लिया कि चलो कम से कम पिटाएंगे तो कुछ तो सीखेंगे। सीखेंगे। हम्म। फिर हम पुनः बाबूजी जा करके हमें गांव घर स्कूल में थोड़ा पहुंचा है। दिए। और पिताजी सारे मास्टर लोग के कहे हम्म। कि अगर मेरी बेटी को आप लोगों ने मारा, हाँ तो यहाँ के जो अध्यापक हैं हाँ उसको हम शिकायत करेंगे, नहीं तो हम भी मारेंगे अगर मेरी बेटी को मारा तो। हाँ। फिर हमारे पिताजी का गुस्सा देख करके, चूंकि बगल में ही था स्कूल और स्कूल घर था, तो पिताजी का देख करके, गुस्सा देख करके और सब लोग मतलब थोड़ा पिटाई कम होने लगा। कम होने लगा। तो फिर हाँ। कानून नहीं खाने लगा, कानून लगा, मारना उड़ना नहीं था। जी तो जी फिर ऐसे करके हम स्कूल में दाखिला लिए। एक तो डर बना रहता था मार जी। का, दूसरा वहाँ का जो सिस्टम था, 4 बजे सवेरे उठना, समय पर प्रार्थना करना, समय पर सोना, समय पर जागना, जी। एकदम विचित्र लगता था उस हाँ समय। हाँ। कौन सा मासा है, हम लोग पाते थे उस समय, सोते थे घर यहाँ आए बिल्कुल। तो बहुत नियम है। तो ये थोड़ा सा परेशानी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अक्ल बढ़ती गई, हम्म, समझ ये सब आने लगी कि चीजें शिक्षा जो मिलती है उससे व्यक्ति का विकास होता है, और अनुशासन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि फिर उससे जो है आपका व्यक्तित्व बनता है, आपका एक अलग से दिशा बदलती है। तो पढ़ाई करना पसंद था आपको दीदी? बहुत पसंद। अरे वाह, सच बता रहे हैं? फिर हम धीरे धीरे मतलब स्कूल में जी। हमारे अंदर बहुत चंचलता थी, बहुत नटखट भी थे। अभी भी दिख रहा है। तो बहुत बहुत तंग करते थे मास्टर लोगों को। और हमारी इच्छा थी कि हम वैसा नौबत नहीं लावे कि मास्टर हमको मारे, इसलिए हम पहले पहुंच जाते थे, आसन वगैरह टेबल वगैरह सब इधर उधर घींचते रहते थे हाँ, कि उनकी नजर में हम अच्छा दिखे तो अच्छे बच्चे लगे, हमको हाँ। नहीं मारेंगे, ये मतलब बच्चे लगे। जी। और पढ़ाई बहुत अच्छी लगती थी। हाँ। और
इसलिए भी अच्छी लगती थी कि वहां पर जो भी बच्चे आते थे ना दीदी, तो बहुत ही गरीब बच्चे आते थे। जी। और मुझे लगता था कि वहां भागने की ज्यादा थी आदत बच्चों में, हम्म। भाग जाते थे, बहुत मन नहीं लगता था, ये है, रोते थे ये। तो हमको लगता था कि तो अच्छा चीज हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है। हम्म। तो अगर हम लोग नहीं ठीक कर, कोई एक दूसरे समझाने वाला नहीं रहेगा तो सब भाग ही जाएगा। सही तो बात। हम सब कुछ समझाते थे भी, और कहते थे कि अभी न मारा हो, अब ना मारते हो, ये सब मतलब समझाते थे सब। तो फिर सब फिर लीडर हाँ मास्टर, हाँ हाँ। उसके बाद मास्टर ने हमें देख करके कुछ दिन देखा, उसके बाद हमको स्कूल को मॉनिटर बना अरे वाह, दिया, क्लास का मॉनिटर बना दिया। बना दिए, बढ़िया। और तो जो ये, होते ही मिल गई, सबको लाना, हाँ पढ़ाना। हाँ। कभी गीत के माध्यम से, कभी खेल कूद कराते रहते थे, कभी कविता सुना देते थे, ये जी। सिखाते थे बचपन से ही। मतलब नेतृत्व करने की कुछ कुछ मतलब ये लगता था कि, तो एक टीचर पर 12 बच्चे थे, 12-15 से ज्यादा नहीं रखना था, ये वहां का निर्देश था, रूल था कि एक मास्टर को 12-15 बच्चे ही रखना है। तो 15 बच्चों का तो लीडर बने थे, मॉनिटर बने थे। और उसी में खेलते खेलते में फिर वहां पढ़ाई चली, बहुत पसंद आने लगा। क्योंकि अधिकांश पढ़ाई होती थी दीदी खेल खेल के माध्यम से, जी कभी गोटी के माध्यम से खिलाते जी थे, तो जी कभी कुछ। तो जी। खेल में तो बच्चों को तो पसंद आता ही है, पसंद खेल आता के ही है, माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल खेलते बिल्कुल। खेलते बहुत कुछ सीख जाते हैं। सीख जाते। अच्छा, ये एक बात बताइए दीदी कि संघर्ष तो बहुत रहा, बिल्कुल रहा, और जैसे अभी आपने बताया कि मॉनिटर बनाने से एक जो निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है ना, वो आगे जाके बहुत काम आती है। तो तब तो बने थे 15 लोगों के मॉनिटर, अब कितने लोगों के एमएलए बने हो? 5 लाख से ज्यादा हाँ, सब बच्चा बुच्ची सब मिला करोगा। देखो, तो ये जब वो जो शिक्षा तब मिली है, तब उसका अभी ये फायदा हो रहा है ना। और वो जो लीडरशिप तब सीख लिए थे, अब उसका बिल्कुल फायदा हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, खास करके आपके राज्यों में, और जो मैंने कहा कि शिक्षा का कितना महत्व है व्यक्ति के जीवन में, विकास के लिए कितना आवश्यक है? दीदी अभी का समय में जिस प्रकार खाना जरूरी है, जिस प्रकार कपड़ा पहनना जरूरी है, उसी प्रकार शिक्षा का भी महत्व है। हम्म। इसी शिक्षा बिना सब चीज अधूरा है। बिल्कुल। क्योंकि अभी हम काम करने के दरमियान ये महसूस करते हैं कि जो लोग अशिक्षित हैं, उनको बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है, हम्म। अपना जमीन जायदाद की जानकारी नहीं रहती है। बिल्कुल। अभी एक मामला भी मेरे अभी आता है हमारे पास कि कोई चीज पर दस्तखत करा दिया, पता चला कि वो हम्म हमारा जमीनें लिखा लिया। हम्म। तो इस तरह की मामला, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है दीदी। बिल्कुल। और शिक्षा के बिना सब चीज अधूरा है, जिंदगी ही अधूरा है। सही। इसलिए मैं इसके माध्यम से, आपके माध्यम से भी, हाँ, और ये कहना चाहूंगी और आग्रह करना चाहूंगी बिल्कुल खास बिल्कुल। माताओं को जी। कि अ, पढ़ाने शिक्षा पर लीजिए। शिक्षा ले, और बेटी को तो जरूर पढ़ाएं। पढ़ाए, क्योंकि बिल्कुल। अगर एक बेटी पढ़ेगी तो पूरा उसका परिवार पढ़ेगा। परिवार पढ़ेगा, सही बात है। इसलिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मैं जब पढ़ी तो मेरे 5 बच्चे हुए, अब पांचों को मैंने पढ़ाया पढ़ाया, बिल्कुल। पढ़ाया और अच्छी शिक्षा, ये नहीं कि पढ़ा दिया और वहीं से वो पीछे आ गया, आगे हम्म चलकर नहीं किया। हम्म। हमने इतना पढ़ाया कि वो समाज में एक एक, एक, क्या कहते हैं, एक दिशा दिखाने वाले बन सके। बन जाए। जैसे बिल्कुल। मैं बड़ी बेटी का नाम है दीपा कुमारी, वो एमए करा दिया उन्हें, हाँ हाँ। उसे। हम्म बेटा दीपक है, किया, और कुशल कृषक है और हम्म समाज सेवक है। हम्म। और रूपा कुमारी जेडीयू से पढ़ी हुई, दिल्ली से, वाह, और वो 2 बीपीएससी का एग्जाम भी दी है। क्या बात है। तीसरा बेटा है चंदन कुमार, वो मैकेनिकल ब्रांच से वो एमटेक किए हुए हैं, वाह। और अभी गया में ही कॉलेज का ये प्रोफेसर, गेस्ट प्रोफेसर है। गेस्ट प्रोफेसर है, और वंडरफुल। छोटा बेटा है दीपक कुमार,
जी, छोटा बेटा रूपक कुमार है, वो टेक्सटाइल डिजाइनर है, निफ्ट हैदराबाद से पास आउट होकर आया है। और अभी आदिवासी क्षेत्र झारखंड में गरीब महिलाओं के बीच सुदूर इलाकों में ये टेक्सटाइल के तहत अंदर जो आता है दरी का बुनाई, छपाई, रंगाई, ये अंदर है, वो उन लोगों को मतलब दे रहा है। और गया में भी इसका प्रयास है, बिहार में भी काम करने का। उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, यहाँ के स्थानीय डीएम के साथ संपर्क हो रही है, इस दिशा में चल रहा है। गया में भी सघन रूप से कार्य हो, ताकि हमारी महिलाओं को, हमारे बेरोजगार लोग जो पलायन होते हैं, उनको रोजगार मिले, हमें काम हो। और मैंने अपने बच्चों को ये भी बताया है कि हमने बहुत कष्ट करके पढ़ाया है तुम लोग को। अगर हम आपसे पैसा लेते थे तो दूसरे को कहते थे 2 महीने में देंगे, दूसरा से लेते थे तो तीसरा को कहते थे कि हम 1 महीना में देंगे। इस तरह से ऐसे कर करके ये लोग को पढ़ाते चल गए। उस समय में वगैरह कुछ नहीं थी। मेरे अंदर शिक्षा के प्रति एक अलग उत्साह था कि मेरे बच्चे पढ़ करके समाज के लिए काम करें। सोच भी यही बच्चों का हुआ है। मेरा एक बेटा है रूपक टेक्सटाइल, उससे पूछे कि बेटा तुम भारत सरकार का जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, तो उसमें क्यों नहीं फॉर्म भर लेते हो और उसमें नौकरी कर लो। उसका दिमाग का परख हम कर रहे थे, तो उसने कहा मम्मी मैं अगर नौकरी करूंगा तो मैं अकेले बनूंगा, लेकिन तू जो पढ़ाई है उससे हम हजारों को नौकरी दे सकते हैं। बहुत खुश हुई कि मेरा पैसा सही जगह लगा, अच्छी दिशा में है। और अच्छी दिशा में बच्चा जा रहा है, तो उसको हम अपने स्तर से जहां तक भी पहुंचा सकते हैं उसकी मदद करें। जरूर जरूर। और मुझे ये सचमुच अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के कि आप खुद उसमें से गए हैं और आप समझ रहे हैं कि शिक्षा होना कितना आवश्यक है। और आपने एकदम सुंदर मैसेज दिया है कि महिलाओं को शिक्षित होना और भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि महिलाएं शिक्षित हो गई तो परिवार होता है, और परिवार होने से समाज अपने आप ही शिक्षित हो जाता है। ये एकदम सुंदर मैसेज आपने दिया है। अच्छा, बापूग्राम में कब हुआ आपका पदार्पण? बापूग्राम में जी, पर यहाँ जब समन्वय आश्रम में विद्यापीठ में हमारी पढ़ाई हुई थी, तो उस समय जब लड़कियां बड़ी हो जाती थी तो बच्चों को बोधगया का ब्रांच में रखा जाता था, और लड़कों का हॉस्टल था फतेहपुर प्रखंड का एक लोधवे विकास विद्यालय, तो वहां रखा जाता था। ठीक है। जब बड़े हो गए तो दोनों को अलग ही शिक्षा दीक्षा रहना सहना होता था। बिल्कुल। में जब बड़े हो जाते थे तो सभी के कि हमारे जो व्यवस्थापक थे उनकी शादी की चिंता होती थी, तो लोग के गार्जियन के रजामंदी से हमारे वहाँ जो व्यवस्थापक थे उन्होंने हमारी शादी तय कर दी प्रसाद जी से। उस समय जब ये इनकी इसी स्कूल में पढ़े थे, इनका भी जीवनी इसी हमसे मतलब ज्यादा खराब था। इनके भी माता पिता बहुत गरीब थे और रहने के लिए घर भी नहीं था, लेकिन ये भी स्कूल में ये विद्यालय जब खुला उसके ये 7वां नंबर पर ये थे, रोल नंबर इनका 7 था जब विद्यालय खुला था। तो ये भी काफी तेज तर्रार थे वहाँ, और इन्होंने मेरा चयन इनके साथ कर दिया। जबकि हम पढ़ते थे उस समय ये निकल चुके थे। अच्छा। ये गुजरात जाकर के और 6 महीना वो रहे, और बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए इसकी इन्होंने ट्रेनिंग ली। और उसमें फॉरेन के लोग बहुत आते थे, डेनमार्क हुआ, इंग्लैंड हुआ, अमेरिका हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो भी बच्चे थे वहाँ सारे लोगों के स्पॉन्सर थे। सभी लोग मदद करते थे पढ़ने खाने सारे चीज का। तो उसी में ये पढ़कर निकल चुके थे और आगे लोगों को पढ़ाने के लिए किए थे। तो अब इसमें नहीं सोचे थे कि हमारी शादी इनके साथ होगी, क्योंकि हम बच्चा थे तो इनको सब वहाँ भैया भैया लोग कहते थे, बुलाते थे। तो खेल खिलाने में बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता था।
हाँ। तो दोनों साइड से ऐसे हाथ उठाते थे, दोनों तरफ लड़कियों को घुमा करके पूरा घुमाते थे। हाँ, तो हम भी बहुत घूमे थे। तो फिर 78 में ये 6 महीने के लिए गए गुजरात। जी। गुजरात से जब हम लोगों का ये वहाँ व्यवस्थापक थे श्री द्वारको सुंदरानी जी, और एक बहन थी विमला दीदी, वो हम देख रेख करती थी। तो वहां पर लड़कों लड़कियों को कभी घूमने के लिए भी ले जाया जाता था। तो उसी दरमियान दिल्ली हम लोग गए थे घूमने के लिए। तो दिल्ली गए थे तो इनको गुजरात से 6 महीना आना था बालेश्वर जी को। तो हमको बोले कि देखो इसको आज स्टेशन आना है, तुम लोग जाओ और जाकर लेकर आओ। तो हम लोग बहुत इंतजार किए दिन भर, लेकिन ये नहीं आए। तो फिर हम लोग फिर लौट करके 15 दिन के बाद दिल्ली से जब लौटे तो आश्रम में बोध गया में भेंट हुई। और तो उसी समय चर्चा होने लगी कि ज्योति या बालेश्वर का दिल दिमाग एक जैसा है, ये लोग एक अन्याय का प्रतिकार करता है, वो तेज भी है पढ़ने में, तो इसकी शादी इन दोनों को तय करनी। बड़ा विचित्र लगे कि सब दिन इनको भैया कहे, आज शादी करने की बात हो रही तो बड़ा अटपटा जैसा लग रहा था। लेकिन मेरे माता पिता आए, माता पिता ने भाई जी को कहा कि आपका निर्णय, आपके यहाँ मेरा बच्ची है, हम तो आपको कभी दे दिए थे बेटी को, आपका जो निर्णय है वही आप करें। तो फिर हम लोग की तय हो गई शादी। और 30 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा थी, 30 अप्रैल 1980 को हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हम बापूग्राम गए। वहां पर बापूग्राम शादी के बाद हम लोग दूसरे दिन अपनी गाड़ी से हम लोग को पहुंचाया गया अपना अपना ससुराल। अच्छा। तो हम लोग 15 दिन 1 महीना रहे। हमारे साथ 3 लड़कियों की शादी हुई थी, क्योंकि अच्छा। वहाँ शादी होती थी। एक बार 7 लड़कियों का शादी हुआ, एक बार 5 लड़कियों का हुआ, और एक बार और 6 लड़कियों का हुआ। और मेरा चौथा नंबर था वहाँ स्कूल में, हम चौथा ग्रुप लड़की थी। तो हमारे चौथा नंबर में शादी हुआ, और वही 30 अप्रैल 1980 को हुआ। तो उस समय जब हम लोग ससुराल जाने लगे तो उस समय क्या था कि बच्चों का जो स्कूल में पढ़ते थे, तो उस समय हम लोग को सिलाई भी सिखाया जाता था दीदी। वो एक इंग्लैंड की एक बहन थी कैरोलिन। अच्छा। तो वहां पर क्या होता था ना, वहाँ बड़ी बच्चियों को सिलाई सिखाया जाता था, और छोटे बच्चों को नहीं सिखाया जाता था। अच्छा। कभी कभी खिड़की से झांक देते तो कहते थे कि ये लोग अलगे क्या सिखा रहा है। तो फिर ये लोग क्या करते, ऊन वगैरह चोरी करके और दीदी लोग का, और हम ले लेते थे, और ले करके झाड़ू, जिससे नहीं नारियल का झाड़ू है, जी जी, तोड़ करके उसकी उठते रहते थे। देखते थे ये लोग कैसे बुन, तो हम भी बुनना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा देखे तो वो जो विदेशी दीदी थी वो देख ली, तुम पढ़ने नहीं, यही सीख रही है। तो मेरी दीदी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदी ने कहा, कैरोलिन दीदी ने कहा कि तुम भी बैठो, कल से यही सीखो। तो फिर हम भी उनसे ही सिलाई कढ़ाई बुनाई। तो फिर अंत में जब हो गया कि आश्रम के जितने बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सबका कपड़ा सिलना है हमें लोग को। तो हम लोग को एक एक मशीन दी गई थी, सिलाई मशीन। तो वहाँ के जो भी अपना कपड़ा से लेकर जो भी बच्चे थे आश्रम के, सबका हम कपड़ा सिलते थे। हम लोग सब लड़कियां बट बट करके 100 बच्चा की, क्योंकि हजारों बच्चे रहते थे वहां पर। तो 100 बच्चा को उसको जवाबदेही मिला, उसको मिला, उसको हमारी भी जवाबदेही थी। जब शादी हुई तो वही मशीन हमें कहिए या जो कहिए वही देकर हमें बापूग्राम विदा किया गया। तो बापूग्राम गए, वहां पर हम लोग की जवाबदेही थी कि वहाँ एक स्कूल चलता था गांव के बच्चों का, आंगनवाड़ी चलता था, आंगनवाड़ी। तो अमेरिका की कोई दाता संस्था जो उस गांव में एक प्रोजेक्ट दिया था, उसी के बच्चों को पढ़ाना था। तो हम लोगों की जवाबदेही थी कि वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, और उसके विकास के लिए आपको काम करना है जहाँ आपको भेज रहे हैं। तो हम लोग चले गए दीदी, और वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं मिलता था जिससे घर गुजारा चल सके। तो फिर हम लोग क्या किए कि, और वहाँ की जो स्थिति हमने देखा कि 1990 तक
90 तक कोई भी मतलब न सरकारी स्कूल था वहाँ, हम्म, ना सरकार के लिस्ट में ये गांव था, गांव भी अच्छा, नहीं था सरकार के लिस्ट में। ओहो, किसी प्रकार का कोई संसाधन सरकार का नहीं पहुंचा था। हम्म, हमारे बीच बहुत बड़ी समस्या थी कि हम लोग एक चैलेंज के रूप में यहाँ आए हैं। हम्म, बच्चों को पढ़ाना ही तो केवल उद्देश्य नहीं है, हम्म, इसके सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए भी हम्म, हम दोनों पति पत्नी बैठ करके एक शाम में रणनीति बनाते थे, दूसरे दिन उस पढ़ाने के बाद हम लोग काम करते थे, गांव में मिलना जुलना किए। और फिर धीरे धीरे हम हम लोग गांव से भी निकलना शुरू किए, प्रखंड तक गए और सारी चीज हम रखना शुरू किए। वीडियो को, जी, जी, सीईओ को, सारे लोगों को हमने वहाँ बताया कि बताइए, ये गांव है, महादलितों का गांव है। बापूग्राम, सर्वोदयपुरी 2 गांव था महादलितों का, ठीक, जहाँ पर संत विनोबा भावे भी पधार चुके थे हम्म, वहां उस गांव में। हम्म, आ, प्रकाश नारायण जी भी गए थे, हम्म, क्योंकि एक ब्रांच था समन्वय आश्रम का वहाँ, हम्म, जहाँ पर बड़े लड़के रहते थे, हम्म, बड़े लड़कों का वो विद्यालय था। हम्म, तो ये दोनों महात्माओं का वहाँ पदार्पण हुआ था। तो अच्छा, ये चीज कह करके इनके नाम का जो हमने कहीं भी रखा, तो इनके नाम से प्रेरित हो करके और ये मेरी बात को सुना गया। उस समय हमारे हमारे क्षेत्र के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जो है माननीय जीतन राम मांझी जी, वो हमारे यहाँ के एमएलए थे फतेहपुर के। ठीक, तो उनके पास हम लोग ये समस्या रखे कि सर हमारे पास ये इतना बड़ा गांव है महादलितों का, ये सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है और इसीलिए इसका कुछ भी विकास नहीं हो नहीं रहा हो है। पा रहा, और यहाँ पर केवल जंगल झाड़ है, जमीन है, सारे चीज है, जी, लेकिन जी, ये लोग के पास पूंजी का अभाव है, क्योंकि सरकारी महकमे में कोई इसका जिक्र भी नहीं है। तो उसका सरकार की ओर से नहीं, नाम नहीं रहने के कारण हम्म, कोई भी विकास नहीं हो रहा था। ये इतने अच्छे पद वहाँ के जनप्रतिनिधि निकले, इसको तुरंत डीएम को इन्होंने बताया जी, और बता करके उसको तत्काल 1 सप्ताह के अंदर में सरकार की सूची में वो नाम चला आया। हम्म, और वहीं पर उसका फिर हम लोग काम करना शुरू किए। बिल्कुल, और उसके बाद काम करते करते एक साइकिल खरीदे, अच्छा, बचा करके हमने एक साइकिल खरीदे जी, और सिलाई करके, हाँ, क्योंकि जो पढ़ाई के बाद का जो पार्ट टाइम होता था, जी, जी, तो बचा करके हम गांव के लोगों से संपर्क करना शुरू किया, अपने गांव से लेकर के दूसरे गांव में संपर्क करना, क्योंकि मेरे मन में एक ललक थी हम्म, कि हमारा गरीब समुदाय का विकास कैसे हो, इसके अंदर मतलब चेंजिंग कैसे आई है, मुझे जी, हम लोग को बहुत खलता था। और हम्म, इसके रहन सहन और ये वाला ये सब चीज का, तो इसी का प्रेरणा लेकर के हम लोग कठिन मेहनत करते थे, कभी 2 बजे 1 बजे, कभी एकदम 3-3 बज जाता था जागते जागते। तो हम अकेले सिलाई करते थे, तो हमको बहुत थक जाते थे, तो कभी कभी चिढ़ जाते थे हम। जी, 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 तो हम अपने हस्बैंड को कहे, देखिए हम अकेले परेशान हो जाते हैं, आप खाली बैठल रहते हैं, आप काज बटन करिए। काज बटन कर हाँ, ये फिर जो कपड़ा हम सिलते थे तो जी, उसमें जी, काज बटन वगैरह करना शुरू किए। हम्म, और उसके बाद केवल पॉइंट वगैरह नहीं आता था दीदी, फुल पॉइंट नहीं आता था। जी, 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 अंत में ये भी काफी मदद करने लगे, और मदद करके इतना अच्छा सिलाई का कार्य चला और गांव में। तो उस पैसे से हमने एक साइकिल खरीदी, साइकिल इन्होंने खरीदा और साइकिल के माध्यम से साइकिल ये चलाते थे, पीछे पीछे हम बैठते थे। उस समय कोई महिला नहीं बैठती थी पीछे दीदी, सब लोग बोलते थे कि ये कौन महिला है जो अकेले साइकिल पर बैठ करके घूमती है। इसका केवल उद्देश्य ये था दीदी कि लोगों को बताएं कि हमको कपड़ा सिना आता है, हमको दीजिए कपड़ा और हम सिलेंगे। और दूसरा एक था, अंदर की बात थी कि लोगों से जन संपर्क हो जाए, ये इस दृष्टि से हम उनसे मिलना शुरू किए। और उसके बाद उसी पैसे से कुछ बचा करके एक संस्था का निबंधन कराया। तो उस समय वो जा
करके वहां पर 126 में कुआं कर दिया और बहुत सारा लोन वगैरह दे दिया किसानों को कि आप लोग अच्छी खेती करो। और कृषि विभाग से सारे लोगों को, चूंकि हमारे एमएलए साहब जो थे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय मंजी साहब जी, जी। वो भी बहुत मतलब गरीबों के प्रति उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। हमारा ही गांव नहीं, कहीं भी आता था तो उनके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। और इनका जो काम गरीबों के लिए काम करने का शैली था, उससे कोई भी पदाधिकारी ना कहते थे, काम करते थे। 2008 में श्री विधि से धान की खेती की है। हमने हमारे अंदर ये थी कि हम कैसा काम करें कि सब लोग मेरे पास आ जाएं और नशा को देखकर उसे दूर करें। तो इसी दरमियान हमने बहुत तरह का काम किया, स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ साथ हम लोग ये भी काम किया दीदी कि आखिर हमारा समाज जो गरीब समाज है वो गरीब क्यों है, गरीबी के कारण को हमने ढूंढना शुरू किया दीदी। और ढूंढ करके हमें पता लगा कि गरीबी का कारण ये भी है कि एक तो शिक्षा है, जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं। दूसरा शिक्षा के ही कारण है कि अंधविश्वास पनप रहा है। अंधविश्वास में कोई भी बीमार पड़ा तो वो जनैया के पास जाना, झाड़ फूक कराना, उसमें 1000 लुटाना और बाल विवाह है इत्यादि इत्यादि बहुत सारा मतलब एक कर दिया। काम करते करते एक अच्छा समूह हमारा बन गया। उस समय में एक क्या हुआ, कुछ गांव में दीदी कर्ज किसी जो मान ली कि आफत विपत हुआ, कोई बीमार पड़ गया या डिलीवरी हुआ या कुछ भी हुआ, तो उसमें बहुत भारी रकम लेकर के लोग सूद पर काम चलाते थे। तो हमने महसूस किया कि क्यों नहीं इनका एक ग्रुप बना दिया जाए महिलाओं का और छोटा कोष तैयार किया जाए और छोटा कोष तैयार करके इन लोग का खुद का पैसा हो जाए और सरकार से पहल करके इसके रोजगार के लिए भी हम लोग कुछ काम करें। तो फिर हमने उस समय 250 स्वयं सहायता समूह का गठन किया। 250 स्वयं सहायता समूह गठन करके उसके बाद फिर पदाधिकारियों से मिल करके प्रत्येक ग्रुप को 2.5 लाख रुपया हम लोग लोन दिलाया। तो हम जो भी काम हमने आगे बढ़ाया है और जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, तो मेरा समाज जो है ना समझाने से जल्दी समझता नहीं है, इसलिए उसको उदाहरण बनना पड़ेगा। तो उदाहरण बन करके उसे बताया। अब देखिए अंधविश्वास पूछ काट में लोग ज्यादा भरोसा करते थे, तो मैं उनको बताती थी कि हम भी मांझी हैं, हमारा भी भूत होगा, लेकिन देखो हमने कहीं भूत नहीं पूजा, मेरे पास कोई टीका चंदन नहीं है, आप लोग क्यों इस सब भ्रम जाल में हैं। ये चीज पर सारा चीज मतलब उसके अंदर का चीज ऐसी करके हटना छोड़ना शुरू किया। दूसरा चीज एक काम और किया बापूग्राम में दीदी की जमीन रहते वो खेती नहीं करते थे। अच्छा, जमीन रहते कोई खेती नहीं करते थे, क्या करते थे, जंगल से लकड़ी लाना, की लकड़ी हो या कच्चा लकड़ी हो और काट करके और दूसरे जगह बेचना। और उसी से अपनी जमीन पर वो काम नहीं करते थे। और क्या करते थे कि एक दिन क्या हुआ, एक घटना घट गई जंगल में। 2-4 लोग लकड़ी काट रहे थे, जंगल में एमसीसी वाले लोग आए। अब एमसीसी वाले लोग आए तो ये लोग के कुछ मारा भी और पूरा उठक बैठक कराया जंगल में। और वो लोग आकर यहाँ बताया कि भाई इस तरह का घटना घटा है। तो फिर हम लोग फिर बड़ा अच्छा मौका मिला, ये लोग पिटाया है। तो फिर एक बैठक बैठाया, उनको हमने कहा कि आप लोग अपनी अपनी जमीन में खेती करिए और खेती के माध्यम से अपना पेड़ रोपिए, सब कुछ कीजिए। ये लोग का दिमाग हम लोग भरे और लोग समझना शुरू किए। तब हम कहे कि ये लोग तो मान गया कि हम पेड़ रोपेंगे, खेती करेंगे, अब पेड़ लाए कहाँ। तो हम लोग दोनों साइकिल से निकल गए प्रखंड वीडियो को हमने कहा, वीडियो साहब हम लोग गाँव में बहुत गरीब लोग हैं और सब पेड़ लगाना चाह रहा है, तो आप अपना गाड़ी से पहुंचा दीजिए, पेड़ कहाँ से लाइएगा हम नहीं जानते हैं, इतना तो कृपा कर दीजिए कि गरीब लोग का
बंजर जमीन है उसमें हरियाली आ जाए। तो बीडीओ साहब बहुत अच्छे थे, राजेश कुमार राय करके एक बीडीओ थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी से बहुत सारा पेड़ इकट्ठा वन विभाग से मिल करके मेरे गांव में करीब 5-7 गाड़ी पहुंचा दिए पेड़, और वहां पेड़ हो गया। जब हम गए थे दीदी तो पूरा टाड़ था, एक के भी पेड़ नहीं था, एक भी नहीं। अभी आप जाएंगी कब, देखिए ईश्वर करे आप जल्दी आए, हम अपने गांव ले जाएंगे, एकदम बंजर भूमि की तरह थी, अभी एकदम हरा भरा है दीदी, एकदम हरा भरा। क्योंकि वहां जमीन भी बहुतों के पास नहीं थी, 156 एकड़ बिहार सरकार की जमीन वितरण करवाया, तो मुझे भी लोगों ने दिया, हम अपना डिमांड नहीं किए। कि हम देख रहे थे कि ये लोग को दिमाग में लगता है कि नहीं कि हम इसके लिए जब कर रहे हैं तो ये मेरे लिए सोचते हैं कि नहीं। तो हमने उनको 156 एकड़ जमीन का वितरण करवाया, तो उन लोगों ने भी बोला आपका भैया, आपका नहीं नापी हुआ, तो उन्होंने मेरा भी 1 एकड़ जमीन नापी करवाया, और इसी प्रकार से मैं भी जमीन हो गई, और वहां पर हम काम करना शुरू कर दिए। तो 2007 में हमने ट्रेनिंग लिया था सब्जी का, गेहूं का, और ये क्या कहते हैं धान का इत्यादि सब कुछ का हमने ट्रेनिंग लिया था। तब फिर लोग आए कि हमको भी ये हुनर सिखा दीजिए। तो 2008 में ही 15 दिन के बाद 195 मांझी परिवार जो महादलित लोग हैं वो और 6 अन्य परिवार के लोगों ने एक साथ इसको लगा दिया। अब उसी दरमियान संपर्क तो अब प्रखंड से जिला आना शुरू किया, ये किए और सारे लोगों से हम, हमारे जो एमएलए थे मांझी साहब, उनसे भी संपर्क हो गया, और इसके माध्यम से सारे पदाधिकारियों में भी पकड़ होती चली गई। 2002 में अपनी बेटी की शादी हमने किया था डॉक्टर संतोष कुमार सुमन से। तो वो भी पहली बार ससुराल गए बापूग्राम, तो यहाँ तो डर रहे थे कि जंगल पहाड़ में इसकी शादी हुई है, इनके पापा एमएलए हैं, उस समय मिनिस्टर नहीं थे, एमएलए थे, तो बहुत डरते थे लोग कि बेटा हमारा गया है, एमसीसी है सब, वहाँ हमारा बच्चा बच के आएगा कि नहीं आएगा, बहुत तरह की बात होती थी। तो उन्होंने एक सलाह दिया कि मम्मी जी आप लोग तो इतना अच्छा काम करते हैं जी। लेकिन कहीं पर आप लोग फ्लैश नहीं करते हैं, न किसी को बताते हैं, तो आपके बारे में कौन जानेगा। बिल्कुल, इसीलिए आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आपके बारे में कौन जानेगा, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं। हाँ। तो उन्होंने जब ससुराल से गया है तो इसकी चर्चा कर दिए कि मेरे ससुराल में वहाँ के सारे मांझी लोग अच्छी खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती, धान की खेती। तो फिर क्या हो गया कि एक दिन पूरा कृषि के सारे पदाधिकारियों को उठाकर उस ससुराल ले चल गए। सारे पदाधिकारी फिर वहां गए, और जो हम लोगों का जो धान देखा कि एक धान से 80 कनसा हुआ, 100 कनसा, इतना मोटा मोटा जब एक धान से हो गया, तो फिर अंत में सरकारी महकमे में बहुत चर्चा हो गई, और वहां पर पदाधिकारियों की लाइन लग गई। वहां पर सारे पदाधिकारी, जो गांव एक सरकार के रिकॉर्ड में नहीं था, वो गांव में पदाधिकारियों का लाइन लग गया। जी। वहां हमारे कमिश्नर गए और इतना प्रचार प्रसार फैल गया, कृषि विश्वविद्यालय पूसा। तो फिर एक फिर जिला में इतना प्रचार प्रसार हुआ कि जिला में एक बार आए कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वीसी। अब उनके कान तक चली गई बात, तो उन्होंने हमें बुलाया, अब बुलाया कि किस तकनीक से तुमने खेती करवाई जो इतना फसल हो गया। बिल्कुल। बोले कि देखो तुम हमको सिखाओ। हम तो पूरा थरथरा रहे थे, हम क्या सिखाएं, ये तो बड़ा आदमी है, क्या सिखाएं। अब कुछ किसान भी थे, तो उनको जब हम, वो बोले कि तब मेरे हस्बैंड थे, तो कभी इतनी बड़े मंच पर हम गए नहीं, बहुत जिला के बहुत अच्छे अच्छे किसान थे वहां पर, और पहली दफा थी गांव में ही हम जो भूख रहे थे, जो समझा रहे थे, लेकिन बड़े लोगों के पास पहली बार गए,
थोड़ा सा झिझक आया मेरे अंदर, लेकिन हमारे पति बहुत प्रेरणा स्रोत हैं। वो उन्होंने कहा देखो इतना सामने बैठा हुआ ना, सामने तुझसे कुछ ज्यादा जानवे नहीं करता है, तो चलो साहब को भी ट्रेनिंग दे दो। तो बहुत बड़ा चार्ट था, उसको लगाए दीवार में, एक डंडा मंगाए, डंडा के माध्यम से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। वहां पर सारे किसान लोग भी थे, हमारे VC साहब भी थे। VC साहब को नीचे बैठा दिया, हम ऊपर चढ़ के पूरा उसमें ट्रेनिंग देने लग गए। तो वहां भी एक मास्टर का रोल, मास्टर नहीं बन गए। हाँ, वही मैं बोलने वाली थी। मुझे ये भी एक प्रश्न पूछना है, अभी आपको रोकूंगी मैं बीच में, कि ये जो बचपन से आप जो एक लड़ाकू है, अपने अपने हक के लिए जो खड़ी हो जाती है और जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाती है, तो ये तो सबने सीखना चाहिए कि जो सही बात है उसके लिए अपनी आवाज उठाएं, उसके लिए अपनी बात कहें। ये बहुत ही सुंदर गुण है आपने। ठीक है, VC साहब को भी ट्रेनिंग दे दिए, फिर तो फिर यहाँ से सीखने के बाद VC ने ये चर्चा जाके अपने विद्यालय में कराया, ये पूसा कृषि विश्वविद्यालय में। तो हमको नहीं पता था कि हमको फिर यहाँ सीखने के बाद फिर वहां भी जाना पड़ेगा। तो वहां जाकर देखते हैं कि वहां पूरे बिहार के वैज्ञानिकों, एक सप्ताह के बाद पूरे बिहार के वैज्ञानिकों को उन्होंने आमंत्रित किए हुए था। तो बहुत मतलब सम्मान दिए। उसके बाद फिर बोले कि जैसे तुम हमको गया में ट्रेनिंग दी है, उसी तरह से मेरे सारे वैज्ञानिकों को आप ट्रेनिंग दो। तो फिर हम चार्ट लगाकर फिर ट्रेनिंग देने लगे, और फिर ट्रेनिंग दिए, और 3 बार जाके पूसा में जाकर ट्रेनिंग दिए। उसके बाद फिर एक जवाबदेही दे दिया कि गया जिला का जो भी विद्यालय थी, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर जा करके आप ट्रेनिंग दो। तो प्रत्येक दिन हमारी जवाबदेही बढ़ती चली जा रही थी। तो उन्होंने एक जवाबदेही दे दिया। तो मुझे भी लगता था दीदी कि जब मेरे अंदर जो वहाँ के लोग जो खेती करते थे 6 महीना से ज्यादा खाते नहीं थे, 6 महीना के लिए दूसरे जगह भटकना पड़ता था। तो फिर हमने भी सोचा कि ये अच्छी पद्धति है गरीब लोगों को आगे बढ़ने का, क्योंकि पोषण या हर तरह का जो बीमारी है, भरपूर आना न मिलने से, पर्याप्त खाना न मिल, बीमारी का जड़ है। तो हमको लगा मेथड ही एक ऐसी चीज है जो कम खेती में ज्यादा उपज हम उपजा सकते हैं, बिल्कुल, और भरपूर खाना दे सकते हैं। तो इसको हम लोग स्वीकार कर लिए। रोज सरकार की गाड़ी आती थी, और मैं गया जिला के मगध के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि केंद्र है, वहाँ के किसानों को जाकर हम ट्रेनिंग देना शुरू किए और ट्रेनिंग दिए। तो ये सब कृषि विज्ञान जो आपने सिखाया सभी को, किसानों को, और फिर कृषि विद्यापीठों में भी, और बहुत सारे अधिकारियों को भी, और फिर ऐसे करते करते जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, मैं कहूंगी कि लोगों को कृषि का ज्ञान देना, और अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए जो एक रोजगार का एक व्यवस्था करा दिया आपने। तो फिर मुख्यमंत्री जी को कब पता चला आपके इस इतने बड़े काम के बारे में? दीदी मुझे नहीं पता कब चला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी हमारे समझिए कि एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है, और इस बिहार में महिलाओं के लिए उन्होंने काफी कुछ बहुत काम किया है। बिल्कुल, राज्य व्यवस्था में महिलाओं की जो भूमिका है, जो महिलाओं का जो रोल है, उनके ही कार्यकाल में हुआ। तो उस समय हमारे कमिश्नर थे KP रमैया साहब, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के थे। वो गरीबों की एक तरह से वो मसीहा थे। गरीबों के वो बहुत ही मतलब उनके दुख दर्द के लिए 24 घंटे वो खड़े रहते थे। और संयोग से उस जिले के DM साहब भी बहुत ही अच्छे थे। उनका नाम है संजय कुमार सिंह। वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी बहुत मदद किया मैं आगे बढ़ाने में। उन्हीं के पास माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया। तो फिर सारे लोग फिर हम आए यहाँ, फिर हमको बुलाए, और बुला करके उन्होंने हमें सिंबल दे दिया। तो हमने बड़ा अटपटा जैसा लग रहा है, तो हम कुछ सिंबल ले करके
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हाथ जोड़कर हम खड़ा हैं। जी। सर, आपने छोटी सी मुलाकात में इतनी बड़ी जवाबदेही दे दिया सर, मुझसे नहीं पार लगेगा सर, किसी दूसरे को दायित्व दीजिए। हमसे नहीं पार लगेगा, सो आप किसी दूसरे को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने अच्छा कार्य किया है समाज के लिए, ये आपका इनाम है। इनाम कहीं दूसरे को दिया जाता है? इनाम तो जो काम करता है उसको मिलता है। तो उन्होंने फिर हमें नहीं माना और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जाओ से आपके समधी साहब गया से है ना जी। आपसे समधी से भी ज्यादा वोट से आप जीत कर आएंगी, मेरा ये आशीर्वाद है, आप जाइए। तो हम यहाँ आ गए जी। और आ गए तो या चाहे राजनीति में आए या काम आए, मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा रहा। सभी जगह कठिनाई से गुजर करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत कठिनाई। जी, इस पे एक यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे कि जो आप बता रहे हैं, आपका पूरा जो एक काम का पूरा दायरा रहा है, बहुत सारे लोगों से मिलना, बहुत संपर्क करना, एकदम अंदर तक जाके हर एक व्यक्ति की दुविधा समझना और उसको जो भी हो सके मदद करना। तो क्या समस्याएं हैं लोगों की अभी भी? मतलब जैसे आपने शुरू किया है बापूग्राम से काम, तो हो गए अभी करते करते शायद 15-20 साल हो गए आपको काम करते करते, तो अभी जीवन में बदलाव आया है? लोगों के सोच विचार में बदलाव आया है कि अभी भी कठिनाई ही है? दीदी, अभी जहाँ से हमने काम शुरू किया जी, वहां पर साधन विहीन जगह था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दीदी वहां पर इतना उपलब्धि है कि धान का जो खेती करता नहीं था, अब आरी काटने के लिए परेशान है। हाँ, पतला आरी हो जाए कि उसमें हम एक लाइन और धान रोप दें, ये स्थिति वहां की हो गई थी। अब भूख तो मतलब एक तरह से नहीं है और काफी जागरूक हुए हैं वहां पर। बहुत सारे मोटरसाइकिल हुआ, क्या कहते हैं, मिल है और पानी का साधन है, मोटर है, खेती है, ट्रैक्टर है, टेम्पू है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे साधन हो गए दीदी। और अब निर्णय लेने की क्षमता उसमें खुद है। और एक काम और वहाँ हुआ है दीदी कि जब हम लोग काम करते थे, एक सिस्टम हम लोग बना दिए थे कि अगर गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया या कुछ भी हो गया तो गांव का झगड़ा गांव में निपटा जाए। एक नाम दिए थे, गांव का झगड़ा गांव निपटाए, तो कचहरी कोई नहीं जाए। तो हम टीम में ही हम लोग लड़ाई झगड़ा को निपटाते थे। क्योंकि कभी भी मेरे गांव से अगर हमारे कुछ गांव थे जिसमें कभी भी केस आता था तो पुलिस प्रशासन भी कहती थी, अरे बापूग्राम का केस वहां तो लोग अपने निपटा लेते हैं, यहाँ कैसे चला है आप लोग, चलिए आप लोग वही निपटाइए। मतलब ये थी मानसिकता लोगों की। अच्छा, और ऐसा है दीदी कि मैं भी महिलाओं के साथ बहुत काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि महिलाओं को अपनी बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि उन्हें घर से और समाज से जितना चाहिए उतना सपोर्ट मिलता नहीं है। अभी आपके पीछे तो आपके पति है, तो आपके जैसे हर कोई भाग्यशाली होता नहीं है। तो पिछड़ी जाति और महिला, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही कठिन है, सबको संभालना मुश्किल होता है। महिलाओं की क्या समस्याएं हैं और उनके लिए आपने क्या काम किया है? अगड़ी जाति पिछड़ी जाति महिला का ही समस्या ये नहीं है कि पिछड़ी जातियों को ही केवल समस्या है। हम तो बड़े घरों में भी घुस कर देखे हैं दीदी, उनके साथ भी काम करके हमने उसको स्वावलंबी बनाने का काम किया है। उसमें जो बड़े लोगों में है ना दीदी, ये पर्दा प्रथा ज्यादा अब तो कमा है, लेकिन अधिकांश से अभी भी पर्दा प्रथा है, वो खुलकर सामने नहीं आ पा रही है, वो अंदर ही घुटन होती है जी। और पिछड़ी जाति में भी हमारी दीदी का मुख्य कारण यही है शिक्षा। शिक्षा हमारे नहीं है, शिक्षित नहीं है हमारे बहने। तो
इस कारण से भी वो पीछे हैं। और समस्याएं अनेक हैं उनके लिए, क्योंकि उनके ही सामने जन्म से लेकर कोई भी इंसान बड़ा होता है तो हर चीज को उसी को झेलना है। तो समस्याएं तो बहुत हैं। फिर भी आज पीछे 10 साल 20 साल पीछे जाए, उस समय की महिलाओं की अपेक्षा अभी की महिलाओं चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, उनमें काफी परिवर्तन हुए हैं और जागरूक हुई हैं, ये मैं मानती हूँ। और शिक्षा के प्रति अभी जहाँ भी मैं जा रही हूँ देख रही हूँ कि बच्चियां भी खुले में साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती है और काम कर रही है, रोजमर्रा का काम भी करती है और मार्केटिंग भी कर कर लौटती हैं। और पहले की अपेक्षा बहुत मतलब लूटपाट छीन छोर उसके साथ दुर्व्यवहार वगैरह होता था, लेकिन अभी अगर दुर्व्यवहार होता भी है तो प्रतिकार भी करती हैं और उसका डटकर मुकाबला करती हैं। अधिक देखने को मिला है, प्रतिशत इसको निकाले तो है ये सब चीज, लेकिन कमी आई है। मेरा ऐसा मानना है कि समाज में केवल महिलाओं को ही शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं, पुरुषों को भी शिक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। कि जो घर से शुरुआत करे, अपने माता बहनों को, अपने परिवार की महिलाओं को वो आदर से देखेंगी, तभी जाके वो बाहर की महिलाओं को भी उतने ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगी। ये मेरा अपना मानना है और जिसपे मैं भी खुद काम करती हूँ। पुरुष पुरुष की जगह है, महिला महिला की जगह है, तो दोनों ने एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, दोनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए और जिसका जो आदर है उसको वो देना चाहिए। तो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सबको शिक्षा की आवश्यकता है, सबको अपना जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो है समाज और एक पूरा विश्व बदल रहा है, उसके साथ चलना है तो आपको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल एकदम पक्की बात है और इस पे सबको, महिलाओं को ही नहीं पुरुषों को भी अमल करने की बहुत आवश्यकता है। महिला को महिला करके ना देखे, उसको अपनी साथी बहन माँ इस दृष्टि से देखे और उनके भी विकास में आगे बढ़े। जब तक आप ये समझेंगे कि महिला को कुछ नहीं आता है, उसको तो हम जैसे चाहे चला लेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। तो ये मानसिकता बदलने की बहुत आवश्यकता है। अभी आखिरी प्रश्न, आगे के क्या विचार है और क्या प्लानिंग है? उम्र से भी बढ़ते चले जा रहे हैं और मेरा जन्म स्थली भी बाराचट्टी है। अच्छा। हमने अभी तक जो काम किए हैं वो बाहर में किए हैं। जी। जैसे मानती हूँ कि पलायन कर गई थी। हाँ। और उधर ही अपना कार्य क्षेत्र बना लिया और उधर ही काम किया। जी। लेकिन मेरा कहता है कि क्योंकि मैं इसलिए भी महसूस करती हूँ कि अगर बाराचट्टी विधानसभा से हमारे लोगों ने चुना है तो मैं तो सबसे पहले उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ अपने विधानसभा के सारे साथियों को। और मेरे मन में अभी एक ही इच्छा है कि जवाबदेही अगर मिलती गई तो मैं जवाबदेही से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अधिकांश समय मैं जन्म स्थली को देना चाहती हूँ, वो बाराचट्टी है, जहाँ काफी पिछड़ा है। और आपने सुना होगा कि बाराचट्टी बिहार का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है और उग्रवाद प्रभावित भी क्षेत्र है। जी। मेरा जन्म है क्योंकि दीदी मैं मानती हूँ, ईश्वर को मानती हूँ कि मेरे पास ना घर था ना जमीन था। जी। हम बापूग्राम गए शादी के बाद, जी। वहीं हमने कार्य क्षेत्र बना लिया। बिल्कुल। काम सीखने गए वजीरगंज। वजीरगंज से कहीं दूसरी जगह बसना था क्योंकि मेरे रहने के कोई स्थान नहीं थी। दिल्ली से एक टीम आई थी दीदी, तो आंगनवाड़ी सेविकाओं का एक ट्रेनिंग हो रहा था। तो उन्होंने ट्रेनिंग में ये बताया था कि 9 बिंदु उन्होंने बनाया था। 9 बिंदु को उन्होंने कहा था कि बिना कलम उठाए इसे काटना है, इसे काटना है तीनों को। तो इसमें टकरा जाए तो काटे, तो इसमें टकरा जाए, इसमें काटे तो इसमें टकरा जाए।
तो बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्या करें क्या करें। एक एक को लाया जा रहा था कि कैसे काटें। अंत में हम लोग नहीं काट पाए, और दिल्ली की ही एक दीदी थी, वो लोग जो टीम थी उसमें से एक बहन आई निकल करके, उसको वो काट दी, उसको बिना कलम उठाए नौ को काट दी। तो उस बिंदु से भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि काम करने का जो दायरा है आपके ये आंगनवाड़ी क्षेत्र है, तो ये कटा कैसे। तो इसमें थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा, बाहर निकल करके इसको काटना पड़ा। ये मेरे मन में एक चुंबक की तरह हो गया। उन्होंने कहा कि आपका आंगनवाड़ी क्षेत्र है, उसके अलावे भी आपका काम है, उसके सर्वांगीण विकास के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा, आपको जिला जाना पड़ेगा, और अच्छी अच्छी चीज उसके लिए लाना पड़ेगा। सरकारी जो संसाधन उसकी जानकारी देने पड़े, मैंने सब हर तरह का काम आपको करना पड़ेगा, तभी उसका सब विकास कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिली थी। तो इसी तरह से बड़े लोगों से संपर्क होता चला गया। ये कहते हैं कि जिसके पास लगन है उसकी राह अपने आप बनती जाती है, तो इसलिए आपकी बन रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हम आपके आरोग्य के लिए और आपके बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए आज गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। आज गणेश जी का आगमन हुआ है, तो ईश्वर करे आप ऐसे आगे बढ़े और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, और ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ सके, और ज्यादा लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। और बिहार जो सब लोगों को अभी पता चल रहा है, तो उसका नाम और भी आगे बढ़ाए, और गवर्नमेंट के साथ भी जुड़कर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है। नमस्कार।